मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर हम लोग वर्तमान में सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में पीछे हम लोग साइंस, सोशल साइंस सभी को बिहार टॉपर सीरीज में समझे थे, लेकिन मैथ का सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा अभी तक हम लोग नहीं किए थे। ऐसे मैथ का मॉडल पेपर का क्लास आया था आपके लिए काफी। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथ के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे। क्या है तो मॉडल पेपर है, इसमें आपको बताया जाएगा किस रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मैथ का प्रश्न पत्र आएगा, और इसके साथ साथ आपके पूरे 15 चैप्टर से इसमें प्रश्न मिलेंगे, तो आपके संपूर्ण मैथ का रिवीजन होगा। और ये चूंकि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है, ये एग्जाम के लेवल के प्रश्न सेट किए गए, तो मैथ का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। अगर ध्यान से इस पूरे क्लास को देख लेते हैं तो यहाँ से तमाम प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैथ है, आप जानते हैं मैथ में अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तो सिर्फ अंक चेंज होता है, बाकी सभी चीज तो जैसे मैथ का जो भी तरीका हम लोग सीखेंगे वो सेम रहेगा बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट। तो मैथ का क्लास है, तो आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि आपको भी सॉल्व करते जाना है और बनाने का अपने से प्रयास करना है। और जो भी प्रश्न नहीं बनेगा तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो उसे बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक एक प्रश्न का आप भी आंसर दीजिएगा। जो भी नहीं मालूम होगा उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैथ के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र इस साल सॉल्व करने के लिए मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे कुछ आवश्यक निर्देश है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 50 का उत्तर आपको देना है, लेकिन हम लोग पूरे 100 में 100, और उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न की भी चर्चा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न आपसे पहला क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। प्रश्न यहां पे ध्यान से देखिएगा, इरेशनल कौन नहीं है। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब प्रश्न पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, अर्थात कि हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन परिमेय है। ये प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैथ है, थोड़ा सा भी गलती आपके 1 अंक का नुकसान कर सकता है। और ये मत सोचिएगा 10 अंक वाला प्रश्न आएगा, 1 अंक वाला ही आप 50 बनाएंगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है कौन परिमेय है। सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास करेंगे, आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो यहाँ आंसर बता रहा हूं, तो इसको समझकर याद कर लीजिएगा, लिखते चलिएगा। कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात कि कौन परिमेय है, मतलब कि किसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने देखिए, √7, तो √7 को हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √3/7 इसको भी नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 यहाँ पे देख रहे हैं अपरिमेय है। √2/5 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो एक ही बचा आपका ऑप्शन डी, तो यही क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन कैसे होगा, ये भी तो रूट है, 75 का नहीं निकलेगा, 48 का भी नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऐसे लिखा गया, तो इसको पूरा हम लोग रूट में ऐसे ले सकते हैं, 75 और डिवाइडेड बाई 48, क्योंकि दोनों पे रूट था। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कट जाएगा 3 से, यहाँ पे 3 से अगर हम कटाएं तो अंडर रूट हो जाएगा 25 3 75, और फिर यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, 3 से कटाएंगे तो 48, बिल्कुल। अब 25 का आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पे 5 और 16 का हो जाएगा 4। तो यही देखिए, भले ही आपको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यही P/Q के रूप में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, सभी एग्जाम के लेवल के प्रश्न है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। कह रहे √3 और √5 है। √3 और √5 कौन सी संख्या है, आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो ध्यान से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो मैं समझा रहा हूं, तो उसको समझते चलिएगा। मैथ अगर समझ के रखे होंगे तो इसी एग्जाम पैटर्न पे प्रश्न आएगा, एग्जाम में अंक चेंज हो सकता है। सभी चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट, अर्थात कि मॉडल पेपर जो नया आया है 2023 के लिए, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से सभी चैप्टर का रिविजन होगा, सीधे सीधे प्रश्न टकराएंगे। तो ये तो सभी विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है कि √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ये भी मैं पहले आपको पढ़ाया था कि शांत और अशांत भिन्न का दशमलव प्रसार हम कैसे पता कर सकते हैं। जब भिन्न है तो इसका मतलब क्या है कि वो P/Q के रूप में है, अर्थात कि अंश बटा हर के रूप में है। ये अंश हो गया, ये अपना हर हो गया, इसी रूप में रहेगा तभी तो भिन्न है। कह रहा है कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो जब हर का हम लोग सिर्फ मतलब रखते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें सिर्फ 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अर्थात कि सिर्फ 2 और 5 आएंगे तो शांत होता है, अगर नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 105 है, तो यहाँ पे देख रहे 3 आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि 5 1 6 हो रहा है, तो इसमें 3 आ गया, 2 5 का अतिरिक्त, तो भी क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर 77, तो यहाँ पे 7 3 आएगा, तभी तो 7 3 का 21 हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। 88, तो इसमें 11 आएगा ही आएगा, तब नहीं होगा। तो एक ही बचा, तो
तो यही हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, इसमें निकालना आसान होता है। 160 का ऐसे निकालिएगा 2 से 80, फिर 2 से निकालेंगे तो 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से आपका 10, फिर 2 से 5। देखिए सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए यही 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए यही शांत हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न को समझ रहे हैं। इसी टाइप पे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। एग्जाम में अंक इधर उधर होगा, ध्यान से यहां से समझते चलिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पहला चैप्टर से प्रश्न चल रहा है, पूरा चैप्टर वाइज इसमें मॉडल पेपर है तो पूरा प्रश्न मिलेगा। कह रहा है ये कौन सी संख्या है। अब देखिए जैसे ही ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट दिया है, अर्थात इसी तरह आगे बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ पे 2 1 फिर 2, फिर यहाँ पे देख रहे हैं संख्या बढ़ रहा है, फिर 4 1 फिर 2 आएगा। तो अगर इस तरह अनरिपीटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है चौथे नंबर प्रश्न का। यहाँ पे बार लगा देता या शांत दशमलव प्रसार होता तो क्या हो जाता आपका परिमेय। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार रहता, या जो हम लोग पढ़े थे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अर्थात उसमें क्या होता है शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा तब होता परिमेय। और यहाँ पे अशांत अनावर्ती है, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है √3 में √12 है। √3 में √12 क्या है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। नहीं कि देखें √3 तो सीधा कर देंगे तो अपरिमेय है तो अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कर रहा है √3/12, तो दोनों पे रूट है तो एक रूट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √1/4, तो 1 का तो रूट निकल जाएगा 1 और 4 का 2। देखिए थोड़ा सा गलती नहीं करना है। मैथ क्या है कि ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्लासेज में अगर आप आदत लगाएंगे किसी रूप में प्रश्न आ रहा है इस रूप में सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो 1/2 अब कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन ए। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि छात्र देखते हैं कि ऐसा √3 है तो अपरिमेय है तो अपरिमेय कर देंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए, आपको कंफ्यूजन कोई भी नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 का हो गया ऑप्शन ए। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। मैं क्या बोला, पूरे 15 चैप्टर से प्रश्न आएगा। देखिए चैप्टर वाइज प्रश्न चल रहा है, 1 नंबर चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरे नंबर चैप्टर से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप भी पेन कॉपी लेकर कभी भी क्लास को देखें तो प्रश्न को सॉल्व करते चाहिए, तो इसमें आप इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेवलप होगा। तो कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर 0 करते हैं, या x बराबर सर तो -3 है तो इधर आकर हो जाएगा +3, यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल। और वर्गमूल आप जानते हैं प्लस माइनस में होता है, तो एक +√3 -√3 कहाँ पे है, तो देखेंगे तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही आंसर कर देना है। मैथ को बार बार पढ़ते रहिए, पूरे क्लास में अंत तक बने रहिए। मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका पूरा ऑल ओवर मार्क्स अच्छा आएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न। कह निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, यहाँ पे अंक चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर थ्योरी यहाँ पे समझ लिए तो एग्जाम में आपसे एक भी अंक का प्रश्न गलत नहीं होगा। कह निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं कि कौन इसमें से बहुपद नहीं है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 है, ये तो अचर बहुपद है। यहाँ पे x² + √2, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी भी बहुपद में अगर चर राशि हो, जो भी चर राशि हो x y, इसका पावर जो होता है, इसका ऊपर जो हम लोग लिखते हैं ऐसे पावर, ये हमेशा अगर पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी पावर पूर्ण संख्या, चर से सिर्फ मतलब रखते हैं, अचर से कोई मतलब नहीं। अभी देखिए चर का पावर पूर्ण संख्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि x √x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो इसीलिए बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। फिर समझते चलिएगा हर एक प्रश्न को, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 8 नंबर प्रश्न। कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। कह रहा है कौन जो है रेखीय बहुपद व्यंजक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रेखीय बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए किसका घात 1 है, तो ऊपर ही मिल गया, इसका घात 1 है तो ऑप्शन ए। बाकी ए पूछता तो ये द्विघाती था, ये भी द्विघाती था, तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 9 पर भी देखते हैं तो त्रिघात में था, जिसका आप जानते हैं चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वहीं उसका घात माना जाता है, डिग्री माना जाता है पॉलिनोमियल का, तो ये क्या था आपका त्रिघात में था। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + बीटा का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, इस टाइप पे एक प्रश्न यहाँ पे अंक भले ही चेंज कर देगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आपने देखा सेंटअप एग्जाम हो चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, हमेशा इस टाइप के प्रश्न बनाने का आपको प्रयास कर लेना है। देखिए जैसे ही ये मान आएगा
1/α+1/बीटा। तो इसका मतलब क्या करें, इसको सॉल्व कीजिए। तो एक तो तरीका है कि इसका हम लोग मूल निकालेंगे, जो भी मूल आएगा यहाँ पे मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा आसान तरीका क्या कहता है कि यहाँ पे हम लोग इसको लघुत्तम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या होता है, माइनस बी बटा ए, अर्थात कि शून्यकों का योगफल, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा ए से ए कैंसिल, अर्थात कि माइनस बी बटा सी। तो हमेशा याद रखेंगे कि 1/α+1/बीटा का मान पूछ रहा है सर, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, माइनस बी बटा सी का मान पूछा जा रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला आप याद कर ले तो इतना आपको काम करना भी नहीं पड़ेगा, सीधे माइनस बी का मान रखेंगे। तो बी तो जो एक्स का गुणांक हो तो यहाँ पे 1, सी तो जो यहाँ पे कांस्टेंट हो तो 1, तो -1 में 1 से डिवाइड करेंगे सर, -1 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे, इसी पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2 और इतना का एक अद्वितीय हल होगा। कह रहा है ए का मान बताइए जिसे समीकरण निकाय इतना का अद्वितीय हल हो। तो देखिए क्या समीकरण निकाय दिया है, पूरे विस्तार से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे दिया है समीकरण 1, देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो 6x - 2y = 3, तो ये दिया है अपना समीकरण 2। अब कह रहा है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का कंडीशन तो कहेगा सर जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं हो b1 बटा में b2, तो हम कहते हैं कि आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और अद्वितीय हल होगा। अब a1 b2 का मान पुट करेंगे, तो a1 तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक हो तो यहाँ पे a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक हो तो 6, और बराबर नहीं का साइन है तो रहेगा, तभी तो कंडीशन होगा अद्वितीय हल का। b1 तो जो y में आपका y का गुणांक हो समीकरण 1 में तो -1, b2 तो जो समीकरण 2 में y का गुणांक हो तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा यहाँ पे 6 3 मर्त में, और a बराबर नहीं है 3, अर्थात कि ए का मान हमने क्या बता दिया कि ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान बराबर नहीं है 3, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 10 नंबर प्रश्न का। देखिए इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी प्रश्न हम लोग के क्लास से बाहर नहीं आएगा, बस आपको क्या होता है वहां पे अंक चेंज रहेगा, समीकरण इसमें यहाँ पे ax + y दिया है, वहां पे कुछ देगा ax + 2y देगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। तो इसलिए मैथ का क्लास है, कभी भी आप क्लास को देखें पेन कॉपी लेकर पूरे आराम से अंत तक देखिए, और पेन कॉपी लेकर मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और देखते रहिए क्लास, और एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जो आता है उसे भी सॉल्व करना है, जो नहीं आता है उसे सीखते चलना है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए हमको क्या दिया है, ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि अंक अगर यहाँ पे कोई भी अंक बदल दिया परीक्षा में कम समय है तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ अगर 2 अंक में भी आएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे 2πr, मान लीजिए नहीं याद था तो यहां से याद कर लीजिए, 2πr दिया है, कितना दिया है सर 462 दिया है, या r बराबर 462 बटा में 2π, यहाँ पे गुना में था तो भागा में, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा है। अब इसका मान पुट कर देंगे तो 462 है 462 और डिवाइडेड बाई 2, और 22/7 होगा, तो 22 तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन 7 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए 2 से इसको अगर हम लोग कटाएं तो ये अपना हो जाएगा कितना, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, बिल्कुल 231। अगर 231 में लोग 7 से गुना कर दें, 21 तो 1, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 2 16, और इसमें 22 से भागा देना पड़ेगा, तो 22 अगर हम भाग देंगे तो 7 और यहाँ पे 3 और फिर कितना बचेगा 110 तो 5, बिल्कुल 73.5 सेंटीमीटर कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आप क्लियर समझ चुके हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अपने को लिखना है और बस आगे गुना भाग कर देना है, आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, यहाँ पे अंक चेंज होगा, उससे कोई चिंता की बात नहीं है, सीधे सीधे यही प्रश्न पूछ लेगा। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, तो शून्यक निकालने के 2 तरीका है, एक तो ये सभी मान आप बैठाकर चेक करेंगे कि इसका मान शून्य आ रहा है कि नहीं, या आप सीधे शून्यक निकालकर आंसर लिख देंगे। तो चलिए सीधे शून्यक निकालते हैं, तो यहाँ पे शून्यक निकालेंगे तो इस 2 को तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा x² प्लस x, और प्लस में अपना कितना हो जाएगा 2x, तभी तो होगा 2x और 1x जोड़कर 3x, और फिर गुना करेंगे 2 और प्लस में 2, x कॉमन ले लेंगे तो x + 1, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे सर तो x +
1 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब दोनों एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं तो x+2 और x+1 कर देंगे। आज दोनों के बराबर 0 करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो उतना आप इतना समझदार है, इस यहाँ पे -2 हो जाएगा और +1 है तो -1। देखिए -2 -1 इस बहुपद के शून्यक होंगे कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए पे ही दिया है, तो यही सही आंसर कर देना है 12 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आप प्रश्न को सीख रहे हैं, ध्यान से मैथ है, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न का अभ्यास कीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आ गया बहुलक का, मैं बोला पूरा 15 चैप्टर से प्रश्न आएगा। कह रहा है यहाँ पे पूरा हम लोग आराम से देखिए बिल्कुल आसान भाषा में सीखने का प्रयास करें, ताकि जिस छात्र को मैथ से डर लगता होगा उसे भी समझ में आ और उसको भी मैथ में अच्छा स्कोर करना है इस साल के बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको देखिए एक प्रश्न का प्रारूप यहाँ पे तैयार कर दिया हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी रूप में प्रश्न आएगा, आपको थोड़ा सा भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रश्न सीखना है। टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पे टाइप 13 पे हम लोग आ गए, हमें लगातार क्लासेस चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली शाम में आपके लिए क्लासेस आएगा। और इतना क्लास आप देख लेंगे तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम तक हम लोग लगातार मैथ की क्लासेस करते रहेंगे तो मैं इतना दावा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि कोई भी प्रश्न हम लोग क्लास से नहीं आएगा, सीधा अंक भी चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। तो सोचिए अब इतना आसान आपके लिए कर दिया गया तैयारी करना, तो आपको आसानी से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और तैयारी करना है। जो भी क्लासेस जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में काफी शानदार रिजल्ट आ जाएगा। अब कह रहा है इतना का बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, मान लीजिए प्रश्न आ जाए बहुलक हम नहीं पढ़े तो ध्यान से समझिएगा, जिसकी बारंबारता अधिक हो, क्या मैंने बोला, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक है। बारंबारता नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो बार बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। क्लियर, आपको समझना है बिल्कुल आसान भाषा में। तो अब देखेंगे सर, देखिए कितना आसान हो गया बहुलक। अब बहुलक आएगा, आप गलत करेंगे एग्जाम में एक भी अंक आपका नहीं कटेगा बहुलक वाले प्रश्न में। आपको खोज खोज कर एग्जाम में बनाना है कि पहले बहुलक वाला ही हम बनाएंगे ताकि मेरा प्रश्न का एक अंक मेरा कंप्लीट हो जाए। तो बहुलक का मतलब मैं क्या बताया कि जिसके आप लिख लीजिए अगर लिख रहे होंगे तो बहुलक अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है, ऐसे तो हम लोग आगे 2 नंबर में पढ़ेंगे तो एल बराबर जो F1 वाला जो फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का उस पर हम लोग बैठाएंगे। लेकिन अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक क्या होता है, तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, अर्थात कि जो बार बार आया हो। तो देखेंगे ध्यान से इसमें कौन बार बार आएगा, तो कैसे बहुआ टाइप प्रश्न, छोटा बच्चा को भी बता दीजिएगा कि कौन बार बार आया है तो काउंट कर लेगा कि हाँ 3 सबसे अधिक बार आया है तो यही हो जाएगा। तो जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं सर 14 नंबर प्रश्न। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे सभी विद्यार्थी। कह रहा है सेक 30 डिग्री का मान बताइए सर, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। चला आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सेक 30 डिग्री का मान। अब चलिए मैं पूरा मान आपको बता दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको पीछे भी क्लासेज इस चैनल पर लगातार जारी है, मैंने बताया था कि ट्राइगोनोमेट्री टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री जो वैल्यू होता है वो। तो जो भी इस चैनल के तूफानी वाले विद्यार्थी होंगे वो याद कर लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को बताना है कि 1 किसका मान होता है। आप पूरा ट्राइगोनोमेट्री टेबल रटे होंगे तो 1 किसका मान होता है मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो कहिएगा सर tan 45 का। बिल्कुल सही, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। और किसकी का मान होता है, तो tan का उल्टा है cot, तो cot में भी तो आएगा 1, बिल्कुल cot 45। तो अगर 1 का मान पूछे तो tan 45 या cot 45 का मान होता है 1। 2/√3 किसका मान होता है, 2/√3, तो कहिएगा सर ये होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है। और किसी का मान होगा, जब सेक में होगा तो कौशेक में जरूर होगा, बिल्कुल होगा। तो कौशेक कितना डिग्री का मान हो जाएगा 60 डिग्री का मान। तो यही पूछा था सेक 30 का मान, तो 2/√3 अर्थात कि ऑप्शन भी। अब ये 2 ऑप्शन भी हम लोग समझ लेते हैं। √2 किसका मान होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं √2 जो होता है वो किसका मान होता है, तो सेक आपका सेक 45 का, सेक में अगर देखें तो सेक 45 क्योंकि cos 45 1/√2 तो उसका उल्टा हो जाएगा सेक। और सेक में आ गया तो कौशेक में आएगा ही आएगा, क्योंकि साइन 45 भी तो होता है 1/√2, तो साइन का उल्टा है कौशेक, तो कौशेक 45 भी हो जाएगा। और 2 किसका मान होगा, तो 2 होता है आपके कौशेक 30 डिग्री और आपका सेक 60 डिग्री। देखिए मैं पूरा मान लिखा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा आपको मैथ में 100 में 100 लेकर आना है, गलत आपको एक भी प्रश्न नहीं करना है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए और ध्यान से एक एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है आपसे, काफी शानदार प्रश्न है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके, अर्थात कि सर्वांगसम का साइन आप समझ रहे हैं कि ये वाला साइन कब हम लगाएंगे, तो जब उनका समान आकार हो और समान साइज का मतलब आमाप भी पूछेगा हिंदी में, तो ये क्लियर आपको समझना है, समान आमाप हो अर्थात कि दोनों, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। सीधे समझिए सर्वांगसम का परिभाषा ही पूछ लिया, तो ये भी प्रश्न काफी बार आता है क्योंकि 6.1 में इसके बारे में अध्ययन करना है आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो इसका क्या आंसर ने निकाला, ऑप्शन सी। 16 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है tan a बराबर क्या होगा। देखते हैं कितने तूफानी लाल विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं कि tan a बराबर क्या होगा। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए। जैसे ही tan पूछा तो आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में चैप्टर 8.4 के शुरुआत में कि
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए या थीटा होता है, जो भी आप कहें। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। अब अपने को सर tan का मान निकालना है, तो tan को अकेले करते हैं, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और +1 है गुरुजी, तो आकर हो जाएगा -a। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। तो tan a बराबर, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर चला सेक स्क्वायर ए -1। अब क्या करना है, मिला लेंगे, कहां पे है, तो ऑप्शन बी पे है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरा मैं आसान भाषा में देखिए तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूं, ताकि हर एक विद्यार्थी को समझ में आए, सभी को 100 में 100 लेकर आना है मैथ में। ध्यान से बस जो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और अंत तक क्लासेस कीजिए। और जो भी क्लासेज आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का ये प्रयास रहता है कि आपको वीडियो क्लास दिया जाए, ताकि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करें। उसके साथ साथ हर एक विद्यार्थी को समझ में आए, नहीं कम क्लासेज हो, लेकिन हम लोग एग्जाम के लेवल के प्रश्न लेकर आते हैं, ताकि सीधे सीधे प्रश्न टकराए, ताकि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ के आए थे तो सेम प्रश्न देखिए आगे आए। तो सेम प्रश्न आता है तो क्या है कि यहाँ पे प्रयास किए, अपने कॉपी पेन में नोट डाउन किए, तो वहाँ पे गलत होने की चांसेस बिल्कुल 0% हो जाता है। अब कह रहा है 2 वृत्त का व्यास इतना है, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है 2 वृत्त का व्यास जो है 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए मान लेते हैं कि पहला वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर। मतलब पहला वृत्त है तो त्रिज्या r1 होगा, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r1 स्क्वायर। और दूसरा वृत्त है पाई r2 स्क्वायर। अब हमसे सर r1 r2 तो मिला नहीं, हमको क्या पूछा है, व्यास। तो अगर व्यास में वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग याद करें, तो हम कहेंगे सर पाई, और पहला का त्रिज्या है r1, तो पहला का व्यास कितना होगा, d1/2, अर्थात कि d/2। आप समझ रहे हैं, r बराबर कितना होता है, व्यास का आधा होता है, तो यही d1 पहला वृत्त था, तो इसलिए d1 एक रहता तो सिर्फ d, और इसको भी बदलेंगे तो पाई d2/2, यही हो जाएगा। अब पाई से पाई अनुपात में है तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात सिर्फ क्या बचेगा, d1 अनुपात d2 होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे r1 का स्क्वायर है, तो इसका भी तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो d1 अनुपात d2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बचा। अब d1 का मतलब क्या था, कि प्रथम वृत्त का व्यास, तो 9 का होल स्क्वायर, और d2 का मतलब द्वितीय वृत्त का व्यास, तो 7 का होल स्क्वायर, अर्थात कि 81/49, ऑप्शन डी में। तो क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि क्यों हम लोग स्क्वायर करते हैं। आपको एग्जाम में देखिए यहाँ पे एक समझ लीजिएगा, यहाँ पे व्यास रहे सर या त्रिज्या रहे, अगर अपने से पूछे कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो सीधे उसका स्क्वायर करेंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो सीधे उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ऑप्शन डी 17 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए क्या पूछा, कौन अपरिमेय नहीं है, तो हमें ऊपर बताया, मतलब क्या पूछ रहा है सर, कौन परिमेय है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसी का है 11 का। इसका निकलेगा, नहीं निकले, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तूफानी लाल बनते हुए जा रहे हैं, आपको आंसर देते चलना है। नहीं मालूम है तो इतना विस्तार से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक एक प्रश्न को सीखिए समझिए। 19 नंबर प्रश्न, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं शुरू में कि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस है, मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं, तो इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न मिले, जो एग्जाम में के पेपर अगर आप सॉल्व करते होंगे तो सेम वैसे ही प्रश्न यहां पे भी आ रहा है, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। कह रहा है 5, 15, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात होगा। 5, 15, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो पहले निकालते हैं, 5 का तो 5 ही होगा, 15 का निकालेंगे तो 5 गुने 3, 20 का अगर हम निकालें तो 5 और अपना हो जाएगा 4, तो 2 गुने 2। तो HCF कितना हम लोग निकाल दिए, अर्थात कि मौसो, तो HCF निकाल दिए 5, जो तीनों में हो, यहाँ पे देख लीजिए। LCM भी निकाल लेते हैं, तो LCM कितना हो जाएगा, 5 और 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यही ना होगा, बिल्कुल एक बार मिला लीजिएगा। तो HCF 5 हो गया, LCM 60। अब अपने से क्या पूछा है, लॉसो और मौसो का अनुपात। यहाँ पे देखिए LCM अनुपात HCF पूछ रहा है, तो LCM का मतलब 60/5 पूछ रहा है, कटा देंगे तो 12 25 60, 12/1, ऑप्शन डी बउआ टाइप प्रश्न है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर दे रहे हैं। आप कभी भी क्लास को देखे, चाहे अभी देख रहे हैं या कभी भी क्लासेस को देखे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आराम से इसको हर एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए ओपन रहता है, उस वहां पे आपको आंसर देते चलना है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, काफी शानदार शानदार हर एक चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण ए जो है, यहाँ पे कोण है, कोण ए जो है 90 डिग्री है, BC 13 सेंटीमीटर है सर, AB 12 सेंटीमीटर है, तो AC का मान। चलिए एक त्रिभुज में बनाकर आपको समझा दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं बचे। तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। यहाँ पे कह रहा है सर ये 90 डिग्री है, एक क्लियर कह दिया कि ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है आपसे कि AC का मान बताइए, तो A है तो कोई भी C हम लोग मान सकते, मान लिया मैंने C मान लिया, ये B मान लिया। अब कह रहा है BC 13 है
और यहाँ पे देखिए ए बी 12 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका ए वाला बताइए ए सी, तो ए तो हो गया हमारा एच, ये क्लियर हो गया। ये हो गया पी या बी, कुछ भी कहिए, ये हो गया बी। अब हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये अपना यहाँ पे देखिए निकालना है ए सी, तो अगर बी का मान निकाले, या ऐसे में लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, कोण ए 90 डिग्री है, तो एच का मान दिया है 13 का स्क्वायर, पी यहाँ पे प्लस है तो इधर आके हो जाएगा -12 का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 का 169 और 12 का 144, या बी बराबर अंडर रूट इसको घटाएंगे तो 25, तो बराबर हो जाएगा 5। कहाँ पे है सर, ऑप्शन सी पे दिया गया है। विस्तार से आपको सिखा दिया, आप कैसे भी ऐसे प्रश्न आए, अंक कुछ भी चेंज करेगा एग्जाम में, आपको ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से इसको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, कह रहा है ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल है। अब देखिए अनगिनत हल है तो पहले समीकरण को लिखते हैं, क्या दिया है ताकि क्लियर समझ पाए हम लोग। 10x + 2y बराबर दिया है सर a - 5, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा दिया है bx + 10y, और मान लीजिए अचर पद इधर है तो इसको भी इस साइड भेज देते हैं, तो बराबर हो जाएगा a, समझ रहे हैं, माइनस a तो इधर आके हो गया प्लस a, समीकरण 2। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि सर अनगिनत हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो कब होता है, तो कहेगा सर जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2, तब हम लोग क्या कहते हैं कि आलेख रेखाएं समपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरण युग्म के। अब a1 तो जो x का गुणांक है 10 बट्टा में यहाँ पे a2 तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक है 20 बराबर b1 बट्टा b2 तो 2 और यहाँ पे 10, c1 तो जो कांस्टेंट है a - 5 और बट्टा में a, भी दो आप लेकर बना सकते हैं, इस दो को बराबर करके भी बना सकते हैं, इस दो को भी बराबर करके बना सकते हैं। चलिए हम इसी दो को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अर्थात कि हमने यहाँ पे, मैं देखिए मैं बार बार हूँ, एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे सब चीज हमको लिखना होता है, तो इसीलिए फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, इधर उधर लिखूंगा, आपको क्रम से उतारना है। अब 1 बट्टा 2 बराबर a - 5 बट्टा में a, अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो a बराबर 2a - 10, या 2a है तो इधर आके हो जाएगा 2a - a प्लस था तो इधर आके होगा माइनस है तो इस साइड हो जाएगा प्लस, a बराबर सर 10 यहीं पे दिया है, बिल्कुल ऑप्शन सी पे दिया है, तो यहीं सही आंसर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से याद करते चलेगा, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन आपको नहीं याद होगा तो यहाँ पे आपको मिल गया कि तीनों को बराबर कर देंगे, और कोई भी दो बराबर लेकर सॉल्व कर, ये भी आप दो बराबर लेकर सॉल्व करते उतना ही आंसर आता, तो 10 हो गया सही आंसर 21 का। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग देखिए विस्तार से समझ रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। करे समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान, अब फिर देखिए कर अनगिनत हल, तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान ले रहा हूं, समीकरण 2, अब ये आपके लिए प्रश्न आप बनाकर जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो कहिएगा सर यहाँ पे क्या होगा अनगिनत हल के लिए। अभी आपने ऊपर लिखा कि a1 बटा a2 बराबर होगा, तो a1 तो x का पहले क्या है 1, यहाँ पे 5 बराबर होगा b1 बटा b2, तो b1 कितना है 2, समझ पा रहे हैं, b2 कितना है k, तिरछा तिरछी गुना करेंगे k बराबर 10, इसमें भी देखिए 10 आ गया, और ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 22 का। शानदार, काफी विद्यार्थी हम देख रहे हैं तूफान मचाते हुए सभी प्रश्न का सही सही आंसर दे रहे हैं। प्रश्न में डिटेल में नहीं बताया क्यों, क्योंकि इसी पे प्रश्न था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम प्रश्न था, तो आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, चला प्रश्न आपसे कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा था अपने से कि अगर कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो यही तो हल निकालते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है अद्वितीय हल। कंडीशन क्या होता है सर, तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अगर यही प्रतिच्छेद ना करके संपाती हो जाए, तो कि दोनों रेखा इसी पे है तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल। कंडीशन क्या होगा, तो तीनों बराबर हो जाएगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर आलेख रेखाएं समानांतर हो जाए, कहने का तात्पर्य कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करे, तो क्या होता है कोई हल नहीं, क्योंकि कहीं पे नहीं काट रहा है तो कोई हल नहीं। कंडीशन क्या होगा सर, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। काफी शानदार, ऑप्शन भी हो जाएगा। मैं सब तीनों में कॉन्सेप्ट है, तीनों का मैंने रिवीजन करा दिया। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना का हल समुच्चय है।
कौन हल समुच्चय है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये तो हल कर दिया है, सीधे हम लोग निकालते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर गुरुजी प्लस 2 है तो माइनस 2, x बराबर माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 गुना में है तो भाग में, क्या समुच्चय हमने निकाल दिया, -2 1/3। एग्जैक्ट मैच जो ऑप्शन करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है तो इसे ही सही आंसर कर देंगे। कितना बउआ टाइप प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप एग्जाम में यहाँ पे क्लासेस किए होंगे तब तो आपको सभी प्रश्न बउआ टाइप लगेगा, एग्जाम में 100 लेकर आइएगा। क्लासेस नहीं करेंगे तो एग्जाम में लगेगा कहां से पूछ दिया, कहां से प्रश्न आ रहा है। तो इसीलिए ध्यान से अंत तक बने रहिए। एग्जाम तक लगातार क्लासेस होगा, आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लगातार सभी विषय की क्लासेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न। करें निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। करा कि किस क्या अर्थात देखिए इसमें कितना शानदार प्रश्न सेट किया गया। इसे ही बोलते हैं एग्जाम के लेवल के प्रश्न। यहाँ पे अंक नहीं पूछ रहा है, इसके मूल कैसे होंगे तो पहले निकालते हैं किस अंक में आएगा। देखिए यही पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर -5 है तो +5, एक्स बराबर √5। √5 प्लस माइनस में आएगा ठीक है, लेकिन √5 कौन संख्या है। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। तो कहिएगा सर अपरिमेय संख्या है, तो इसके क्या हल होंगे, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। क्या पूछा था कि इसके समुच्चय में द्विघात समीकरण इतना के मूल कौन सा संख्या आएगा। तो हमने निकाल के देखा कि रूट में आ रहा है तो अपरिमेय होगा, तो यही अपरिमेय कर दिया। देखिए प्रश्न इस साल घुमाएगा इसी रूप में, लेकिन आप यहाँ पे क्लासेस किए होंगे तूफानी लाल बनकर जाएंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। करें द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हो तो, करें मूल वास्तविक भी है और समान का मतलब बराबर है। चला प्रश्न यही पूछा जा रहा है, अर्थात कि सर अपने से क्या बोला कि d बराबर है 0, विविक्तर का मान 0 है। तो जब d बराबर है 0 तो मूल वास्तविक और समान तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो मूल क्या हो जाएंगे, -b/2a और -b/2a। क्लियर, आपको समझना है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला है दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 का हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी। करें द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो। मूल बराबर का मतलब d का मान 0 होना चाहिए, अर्थात कि सर b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए, अर्थात कि b² बराबर 4ac होना चाहिए। माइनस है तो इस साइड जाकर हो जाएगा प्लस, तभी तो दोनों का मान बराबर होगा तो ये घट के 0 हो जाएंगे। तो b² बराबर 4ac कहां पे है, बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। क्लियर, हर एक चैप्टर का प्रश्न का रिवीजन होगा। 100 यहाँ पे प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, 100 अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं तो 15 चैप्टर के हर एक थ्योरी से प्रश्न आ जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न घूमते रहेगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के लिए इतना का मूल होंगे। अब कह रहा है इसके मूल कैसे होंगे, क्या कंडीशन दिया, तो b² का मान जो है 4ac से छोटा है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हम लोगों ने यहीं से प्रश्न उठाया है कि अगर b² बराबर है 4ac तब क्या होता है कि समान और बराबर। क्यों, क्योंकि यहां पे घटाएंगे तो दोनों का मान बराबर है तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, अगर b² का मान 4ac से छोटा है तो b² में से -4ac घटाइएगा, तो चूंकि 4ac बड़ा है तो कुछ भी अंक रख दें तो यहां पे क्या आएगा, माइनस में आएगा घटाने पे ऋणात्मक, क्योंकि ये साइड वाला जो बड़ा हो जाएगा। देखना यहाँ पे यही कंडीशन कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे d का मान ऋणात्मक आ गया वैसे ही हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं। ऑप्शन सी, कितना थ्योरी पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 28 का हो गया ऑप्शन सी। ये सर आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। काफी शानदार प्रश्न मिला है, प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न मिलेगा। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना का 30वां पद। जैसे ही चला आपसे 30वां पद पूछे, आपको देखिए ऑब्जेक्टिव है तो जितना ही शॉर्टकट में बनाएगा उतना ही अच्छा है। तो अपने से a30 पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है सर, a + 29d पूछा जा रहा है। a कितना है, तो जो प्रथम पद है यहाँ पे देख रहे हैं 10, 29 तो 29 ही अपना अचर पद है। d तो कोई भी इसमें घटाते हैं, a2 - a1 या a3 - a2, तो कोई भी घटाएंगे तो -3 आ रहा है तो -3। 10 उसी तरह रह जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। -9 तिरका में 27 और 3 दूनी 6 2 8 घटा देंगे तो -77। कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न को समझते चले, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, एग्जाम में अंक चेंज होगा। एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सर 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। अब देखिए 10वां पद, फिर मैंने बोला कि जो पूछेगा उससे एक कम d होता है। 10वां पद का मतलब
मतलब क्या पूछ रहा है, ए प्लस 9d का मान सर, तो जो प्रथम पद है कितना है, -3 है। 9 तो अपना 9 ही है, डी तो डी निकालेंगे, कोई भी घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं घटा कर दिखा दे रहा हूँ, -1/2 और घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे देखेंगे अगर लघुत्तम लेंगे तो 2, यहाँ पे -1 प्लस 6 अर्थात कितना हो रहा है, 5/2। कोई भी घटाकर चेक कर लीजिए, इसको भी घटाएंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 2 - 1/2 तो ये भी तो माइनस है, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 अर्थात डी का मान 5/2 ही आएगा, तो इसको रख देते हैं। अब देखिए -3 और यहाँ पे 9 बचे 45/2, 2 लघुत्तम हो जाएगा तो -6, 3 दूनी 6 और 45, घटाएंगे तो 39/2 कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 30 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, काफी हम लोग आसान भाषा में विस्तार से सीख रहे हैं। मैथ ऐसे ही काफी आराम आराम से पढ़ने की आवश्यकता है ताकि एक भी अंक आपका गलत नहीं हो एग्जाम में। कह रहे समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, अब देखिए 10वां पद पूछ रहा है, फिर वही 10वां पद का मतलब ए प्लस 9d। अब तो फाइनल बन चुका, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए प्लस 9d पूछ रहा है सर, ए का मान है 2, 9 तो अपना 9 ही है, डी का मान मतलब 7 में से 2 जाएगा तो कितना करेंगे, 5 करेंगे तो 9 बचे 45, 2 47 कहां पे है, ऑप्शन सी पे है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि यही प्रश्न है आपका HW में आपको दे रहा हूं, सभी विद्यार्थी HW जरूर बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहेंगे कि आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहे हैं। यही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, यहां पे देख लीजिए सेम प्रश्न है, और मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं कि यहां पे पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे 30वां पद, क्या पूछा है, 30वां पद। तो इसका आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 31 नंबर प्रश्न के आधार पर मैंने आपको HW दिया, सभी विद्यार्थी क्लास खत्म होगा इसका आंसर दीजिएगा कि यहां पे सेम प्रश्न रहे, अगर 30वां पद पूछेगा तो आंसर क्या होगा, प्रश्न को लिख लीजिए बाद में बनाइएगा और आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। 30वां पद पूछेगा तो क्या होगा, अपने नाम के साथ HW लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम है, रामलाल, तूफानीलाल, तो नाम लिखेंगे और यहाँ पे HW लिखकर इसका क्या आंसर आप दिए हैं ऐसे आंसर कमेंट कर दीजिएगा, तो हमें भी पता चलेगा कौन कौन विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हमने निकाल दिया, ऑप्शन सी इसी पे बेस्ट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफी शानदार प्रश्न पूछा गया, देख लीजिए। ये प्रश्न तो एक ऐसे प्रश्न तो हर एक साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD बटा DB इतना, तब AE बटा EC क्या होगा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाकर आपको क्लियर समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रश्न को समझने में। मान लीजिए अपना त्रिभुज है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। कह रहा है BC के समानांतर एक रेखा है DE, क्लियर समझेंगे, DE रेखा है। कह रहा है सर AB AD बटा DB, यहाँ पे देखिए AD कितना है 5, DB कितना है 3। तो थेल्स महोदय ने क्या कहा कि इसके समानुपात बराबर होगा, तो ये जब 5 है तो ये भी 5 होगा, चाहे कुछ भी हो लेकिन अनुपात में बराबर आना चाहिए। लेकिन हम लोग मान रहे हैं 5 ही है, तभी अनुपात कट के 1:1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 है तो 3 होगा। अब अपने से पूछ रहा है कि AE बटा में AC थेल्स परिमेय पे है, तो AE कितना है 5 है, तभी तो अनुपात बराबर होगा। और AC कितना है, तो AC यहाँ पे देखिए AC कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना होगा 8। बहुआ टाइप प्रश्न था, 5/8 कहां पे है, देख रहे हैं ऑप्शन सी पे दिया गया, बिल्कुल सही, 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना लॉजिकल प्रश्न था, आप देखते देखते आंसर कर देंगे अगर इस टाइप के प्रश्न आप अभ्यास कर लिए यहाँ पे क्लास में। तो अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक अर्थात कि उसका भुज कहलाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन में। देखिए किसी का बिंदु का निर्देशांक x y लिखते हैं तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक, इसे भुज इसे कोटि, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी 33 का सही आंसर कर देंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, कि किस चतुर्थांश में, साइन देखना है, माइनस प्लस दिया गया है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का साइन माइनस प्लस होता है, समझ पा रहे हैं। ए वाला चतुर्थांश होता है प्रथम, ये द्वितीय, और ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ। तो ये हो गया अपना प्लस प्लस, क्लियर समझ लेंगे। द्वितीय मैंने बताया माइनस प्लस, तृतीय क्या होता है माइनस माइनस होता है, बिल्कुल सही, माइनस माइनस। और चतुर्थ एक ही बचा तो प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस। ये क्या पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में। तो साइन देखेंगे क्या है, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी।
चतुर्थांश पे क्वाड्रेंट पे खूब प्रश्न आता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सही आपको आंसर निकाल देना है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु 21 पाद में है, तो पाद या चतुर्थांश कुछ भी पूछेगा, क्वाड्रेंट ही पूछ रहा है, प्रथम पाद द्वितीय पाद ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी तो माइनस प्लस ही है सर, तो माइनस प्लस की साइन में होगा, द्वितीय में, बिल्कुल सही। कंफ्यूजन करने के लिए आपको प्रश्न दिया था, लेकिन आपको चला कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो अभी मैं बताया कि एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाएगा, तो वाई निर्देशांक या कोटि आप समझ पा रहे हैं। देखिए एक्स वाई है, अब ये एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो वाई अक्ष से दूरी तो एक्स निर्देशांक अर्थात कि भुज, एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक अर्थात कि कोटि, तो वही पूछा था एक्स अक्ष से दूरी तो कोटि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 36 का। आगे बढ़ेंगे सर 37 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो प्लस प्लस साइन सर किस चतुर्थांश का होता है, ऊपर मैंने चारों चतुर्थांश का लिखा दिया, प्रथम पाद अर्थात कि प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना चतुर्थांश से प्रश्न आ रहा है। 38 नंबर प्रश्न है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, सभी प्रश्न आपका रिवीजन हो गया, तो माइनस माइनस है सर, तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तो यहाँ पे 3 दिया है तृतीय चतुर्थांश का जगह पर, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। चलिए सभी चतुर्थांश का आपका प्रश्न रिपीट हो गया, आप यहाँ से अभ्यास कर लिया, कोई भी चतुर्थांश से, पाद से, क्वाड्रेंट से प्रश्न आएगा, आपको गलत नहीं करना है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, अब त्रिकोणमिति से आप जानते हैं काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलता है, ऐसे त्रिकोणमिति का मैं पूरा 43-44 टाइप प्रश्न आपको पढ़ाया था, जो हम लोग का सेकंड चैनल है BSCBE क्लासेज, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मैं 44 टाइप प्रश्न गेस करके आपको पढ़ा दिया हूं, कोई भी ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अब क्लास खत्म होगा तो जाइएगा BSCBE क्लासेज सर्च कीजिएगा, ऐसे आ रहा होगा आपके सामने, वैसे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, त्रिकोणमिति का लेटेस्ट क्लास हुआ है, देख लीजिएगा, 44 टाइप प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे, कोई आपका गलत नहीं होगा। देखिए दोनों चैनल से आप जुड़े रहिए, एग्जाम तक आपकी तैयारी इतना करा दिया जाएगा, कोई प्रश्न हम लोग क्लास से बाहर नहीं आने जा रहा है। तो अगर वहां पे आप क्लासेस देखेंगे तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है √2 cos थीटा, तो या cos थीटा बराबर 1/√2, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो भाग में, cos थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है, तो 1/√2 अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि कितना का मान होता है, cos 45 या sin 45 का, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर सर 40 डिग्री, कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 39 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है 1 + cot स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए, तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ रहा है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो cosec स्क्वायर ए, फार्मूला आप पढ़े होंगे, और 1 + tan स्क्वायर अभी मैं ऊपर बता रहा था आपको फार्मूला, sec स्क्वायर नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिए, यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। cosec किसका उल्टा होता है, कहिएगा सर sin का, तो 1/sin स्क्वायर ए। sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो 1/cos स्क्वायर ए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा cos स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर ए। अब cos/sin कितना होता है, cot होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, वहीं sin/cos रहता तो कितना होता है, tan होता, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा सीधे सीधे प्रश्न आएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग क्या कहें कि इसका यहाँ फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर, इसका sec स्क्वायर है, इसको पलट दिया आगे तो गुना भाग किया, आंसर आ गया। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/5, अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, sin थीटा बराबर 3/5 अर्थात कि सर P/h अर्थात कि लंब बटा कर्ण, करे cos थीटा का मान बताइए, cos थीटा कितना होगा, B/h होता है, तो B का मान चाहिए, H का मान तो हम लोग के पास है 5 होगा नीचे, ये फिक्स है, लेकिन B कितना होगा, तो B निकालते हैं, √ कितना होता है, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से B बराबर यही होगा, तो √25 - 9, √16 बराबर 4/5 कहां पे है सर, ऑप्शन ए पे है, तो 41 का कर देंगे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 42 नंबर प्रश्न, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अपना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सभी फार्मूला पे त्रिकोणमिति में पूरा मैं बोला आपको 44 टाइप प्रश्न गेस करके पढ़ा दिया हूं, इतना पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। देखिए ये भी क्लासेस हम लोग का प्रश्न है, 9 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 बराबर 9, कितना शानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 42 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 43 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे, मैं जो वहां पे पढ़ा रहा था देखिए सेम प्रश्न
आया है, सिर्फ अंक चेंज किया है। साइन बटा कॉस, तो यहाँ पे देखिए इसको चेंज करते हैं तो 2 साइन को चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा और बटा में कॉस 52 डिग्री, ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा घटाएंगे तो कॉस 52 बटा में कॉस 52, एक कट जाएगा, कितना बचेगा 2, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान। अब देखिए क्या पूछा प्रश्न, tan थीटा बराबर √3 है। सभी ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जो टेबल वाला जो होता है ट्राइगोनोमेट्री टेबल, जिसमें हम लोग साइन 0 से लेकर 90 तक, कॉस 0 से लेकर 90 तक मान याद करते हैं, वो जरूर याद कर जाइएगा, उससे देखना कितना प्रश्न है, सभी उसी से प्रश्न है। तो tan थीटा, tan में √3 का मान कितना होता है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि tan में √3 का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। कहां पे है, ऑप्शन डी पे है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सर 45 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे किसी वृत्त पर, में ही मैंने बोल दिया कि सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे। देखिए सभी चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है सर 2 होता है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए वृत्त में 3 प्रश्न पूछेगा, मैं तीनों आपको क्लियर बता दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं रखना है। एक स्थिति कहता है कि वृत्त, मान लीजिए वृत्त है, इसके बाहर बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ऐसे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये बाहर बिंदु से, तो ऐसे 2 स्पर्श रेखा होता है। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के अंदर है, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, क्योंकि खींचेंगे तो यहाँ पे 2 जगह काटेगा, तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। वहीं पूछता है कि वृत्त पर कोई बिंदु है, तो जहां पे वृत्त पर बिंदु होगा तो उससे एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो 3 ही प्रश्न आपसे पूछेगा कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा, जो यहां पे प्रश्न पूछा था। एग्जाम में क्या करेगा, इसको घुमाएगा, कहेगा वृत्त के अंदर है सर बताइए, तो कोई नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छेदक रेखा हो जाएगा, 2 जगह पे काट रहा है। और वृत्त पर बिंदु स्थित है तो एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु से अनेक बिंदु है तो अनेक स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर, आप समझ लिए हैं थ्योरी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है वृत्त से। कह रहा है वृत्त COR मान केंद्र है इसका, O और R त्रिज्या है, कह रहा है इसके अंतः भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सत्य है। काफी शानदार लॉजिकल प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे सर। यहां पे मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, कह रहा है इसका केंद्र O है, त्रिज्या तो कोई भी खींच देंगे, सभी क्या होता है त्रिज्या होता है। जो यहाँ पे प्रकाल का नोक रखे थे, यहाँ पेंसिल घुमाए थे, यहीं तो त्रिज्या लिए थे, कितना सेंटीमीटर का वृत्त बनाना था। एक बिंदु इसके अंतः भाग में, अंतः भाग समझ रहे, इस लाइन के भीतर वाला भाग में कहीं पे बिंदु P है, तो कौन सत्य है। O से P की दूरी क्या होगा R से, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कभी भी कहीं पे आप P बिंदु रखेंगे, त्रिज्या तो यहां तक आ जाएगा, समझ रहे हैं, अंतः भाग में बिंदु यहीं पे आएगा, अर्थात कि R जो होगा हमेशा बड़ा होगा OP से। OP का मतलब ये बिंदु का दूरी पूछ रहा है, तो कहीं पे भी आप बिंदु रख दे, त्रिज्या तो पूरा यहां तक ना आएगा, तो इसे कम ही होगा, अर्थात कि त्रिज्या का मान बड़ा होगा OP, क्योंकि अंतः भाग में, यही बाह्य भाग में स्थित रहता तो त्रिज्या का मान छोटा होता। तो 2 ही प्रश्न इस पे सेट होगा। एक तो यहाँ पे प्रश्न आ गया अंतः भाग में है, तो ये जो भी बिंदु है अंतः भाग में OP बिंदु है, तो O से अर्थात केंद्र से इसकी दूरी R से छोटा ही होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया 46 नंबर प्रश्न का। वहीं अगर बाह्य भाग में पूछेगा तो बड़ा हो जाएगा, जो यहां पे मैं लिखा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न में। क्लियर आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि मैथ है, जितना ही प्यार से इसे आप समझ लेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो ऊपर मैंने बताया था वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, दिया है सर 44, बिल्कुल सही। 2 से इसको कटा देते हैं तो हो जाता है अपना 22। r बराबर 22 और बटा में पाई, तो इतना बराबर 22 और बटा में 22/7, तो 7 ऊपर भेज देंगे, 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया 7 मीटर। तो कहां पे है 7 मीटर, जाएगा ऑप्शन बी 47 का सही आंसर। ऐसे प्रश्न में ऊपर भी आपको अभ्यास कराया था। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, कहेगा सर अब तो बउआ टाइप प्रश्न में ऊपर आपको बता रहा था कि अगर वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो सीधे इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्यों निकालते हैं ऊपर मैं क्लियर आपको समझा दिया, यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 2:1। कहां पे है ऑप्शन बी। त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 48 का हो गया आपको ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न, करें यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए विद्यार्थी सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अगर नहीं मालूम था तो याद रखेंगे, अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे √2 भुजा होता है। √2 मान लीजिए अगर वर्ग की भुजा a है तो √2a होता है, तो √2a बराबर दिया है 16√2, तो √2 से √2 कैंसिल, a बराबर, देखिए कितना आसान प्रश्न है। अगर एक बस ये फॉर्मूला पे याद कर लेते हैं
हैं तो 16 सेंटीमीटर आसानी से आप निकाल देंगे। ऑप्शन बी 49 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। देखिए फार्मूला याद नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, इसलिए तो क्लास चल रहा है, जितना फार्मूला आ रहा है इतना याद कर लेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है आपसे कि निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। कहां पे दिया है सर, ऑप्शन सी पे दिया है। आज के क्लासेस को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली जो क्लास आ रहा है उसको उतना क्लास आप कर लेंगे, कोई भी आपसे एग्जाम में बाहर प्रश्न नहीं आएगा। क्या नीचे भी, और देखिए पूरा आपका 100 तक ऑब्जेक्टिव है, क्या नीचे नेक्स्ट क्लास में आप 50 ऑब्जेक्टिव की क्लास चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैं आपको HW दिया हूं उसको सॉल्व करके आंसर जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ आपको अपने नाम के साथ बताना है कि आज के 50 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही सही सॉल्व किया। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2-3 बार क्लासेस को देखकर बार बार हर एक प्रश्न को सीख लीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे तो आगे आप लोगों का डिमांड आता है, तो इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे भी 50 और प्रश्न को समझेंगे, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।